हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जो कि करंट अफेयर की थी, जिसमें कि आपको भारत उत्तराखंड इंटरनेशनल प्लस स्पोर्ट्स की करंट अफेयर देखने को मिली थी। तो यह वीडियो उसी वीडियो का पार्ट 2 है, क्योंकि वो वीडियो आपका पार्ट 1 थी और ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना है कि जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं वो इस वाली वीडियो में खत्म हो जाएंगे। और इसमें मैंने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि करंट अफेयर 2021-22 के मिक्स्ड क्वेश्चन है। देखिए, आज का क्वेश्चन जो है, ब्रिटेन की महारानी कौन है जिनका हाल ही में 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि 8 सितंबर को ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। महारानी एलिजाबेथ अलेक्जेंडर मैरी का जन्म 1 अप्रैल 1926 को लंदन के मेफेयर में हुआ था। यह 1952 में पिता किंग जॉर्ज चतुर्थ की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बनी थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 70 साल तक शासन किया। महारानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 14 राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख थी। हाल ही में उन्होंने देश की 56वीं प्रधानमंत्री के रूप में लिस्ट ट्रस को नियुक्त किया, जो कि उनके शासनकाल के दौरान नियुक्त होने वाली 15वीं प्रधानमंत्री थी। एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय को बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अब जो है ब्रिटेन का सम्राट है चार्ल्स तृतीय। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किन्हें प्रदान किया गया। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी आपका, क्योंकि उपरोक्त सभी यहाँ पर ठीक है। एलिस बालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, तो ये तीनों को ही इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, क्योंकि 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से एक व्यक्ति और 2 संगठनों को दिया गया जो मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। प्राप्तकर्ता में बेल रूसी कार्यकर्ता एलिस बालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया। यह पुरस्कार कई वर्षों तक उनके योगदान को मान्यता देता है जो सत्ता की आलोचना करने का अधिकार को बढ़ावा देते हैं और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इससे पूर्व फिलीपींस के पत्रकार मारिया रसा और रूस के दिमित्री मुरातोवो को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षा प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार इन तीनों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किन्हें प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा, क्योंकि जॉन ग्लॉसर, एलन एस्पेक्ट और एंटोन जिलिंगर तीनों को ही ये पुरस्कार दिया जाना है। क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वैज्ञानिकों एलन एस्पेक्ट, जॉन ग्लॉसर और एंटोन जिलिंगर को 2022 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कैरोलिन आर बर्टोजी के बैरी सरप्लेस और मोर्टेन मेल्टन को क्लिक केमिस्ट्री एवं बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए रसायन विज्ञान में 2022 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर केमिस्ट्री वाला भी पता चल गया है और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री वाला भी पता चल गया है, और भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया वो भी पता चल गया है। क्योंकि जितने भी नोबेल शांति पुरस्कार होते हैं, नोबेल पुरस्कार होते हैं, तो ये पुरस्कार, इनकी लिस्ट याद करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि करंट में यही पूछा जाता है कि पुरस्कार किसे मिला। नेक्स्ट है, साहित्य के क्षेत्र में 2022 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। राइट आंसर इसका है एनी एनोक्स को। फ्रांसीसी लेखिका एनी एनोक्स को साहित्य के क्षेत्र में 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार जीतने वाली 17वीं महिला लेखिका है। एनी को उनके साहस और तेजी से रोगों के निदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्था और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्कर टर्क को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर इसका होगा संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का इनको नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रिया के वोल्कर टर्क को संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। वोल्कर टर्क को मानवाधिकार आयोग का प्रमुख बनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रीय संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रखा था। इससे पूर्व संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख मिशेल बाचेलेट थे।
संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1946 से 47 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक समिति के रूप में की गई थी। अब आगे है, यहाँ पर एक करंट अफेयर उत्तराखंड से देखने को मिल रही है। गणेश सिंह मारतोलिया निम्न में से किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? गणेश सिंह मारतोलिया को किया गया है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष। उत्तराखंड राज्य में पेपर लीक विवादों से घिरे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSC के अध्यक्ष पद से ISS राजू ने 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। तभी इस आयोग में अध्यक्ष पद खाली चल रहा था। हालांकि प्रकाश थपलियाल कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। 13 अक्टूबर को गणेश सिंह मारतोलिया को उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग UKSSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब है नेक्स्ट, उत्तराखंड में स्थित सैन्य छावनी लैंसडाउन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो सैन्य छावनी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो आपकी जो लैंसडाउन नामक छावनी है उसका नाम कालो डांडा रखने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित लैंसडाउन सैनिक छावनी का नाम कालो डांडा रखने की घोषणा की है। यूं तो लैंसडाउन का नाम पहले नाम कालो डांडा था। कालो डांडा का समास विग्रह कालो का डांडा है, जिसका शाब्दिक अर्थ है काले बादलों से घिरा हुआ पहाड़। 5 मई 1887 लेफ्टिनेंट कर्नल मेरविंग के नेतृत्व में अल्मोड़ा में बने। पहली गढ़वाल रेजिमेंट का स्थानांतरण 4 नवंबर 1887 को कालूडंडा में हुआ। बाद में 21 सितंबर 1890 में तत्कालीन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर कालूडंडा का नाम लैंसडाउन रख दिया गया था। ठीक है, अब इसे फिर से लैंसडाउन कालूडंडा नाम रखने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट है, चमोली जनपद के औली नामक स्थान पर 15 नवंबर से किन देशों के बीच युद्धाभ्यास होगा? तो औली जो है एक टूरिस्ट प्लेस है, चमोली जनपद के अंतर्गत आता है और इस स्थान पर भारत और अमेरिकी सेना 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक युद्धाभ्यास करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच लगभग 350 से 350 हिस्सा लेंगे। युद्धाभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टर के सैनिकों को ड्रॉप करने सहित हेलीबॉर्न एक्सरसाइज IBG होगी। IBG का परीक्षण 1 अक्टूबर 2018 में अरुणाचल प्रदेश में ALC से कुछ दूरी पर किया गया था। यह एक तरह से सबसे नई युद्ध रणनीति है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? भारत और अमेरिका के बीच यह युद्धाभ्यास किया जाना है। उत्तराखंड की स्थापना दिवस के अवसर पर 9 नवंबर को किस संस्था द्वारा स्ट्रीट चिल्ड्रन बेसहारा पुनर्वास नीति लागू की गई है? राइट आंसर इसका देखिए, 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश में पहली बार स्ट्रीट चिल्ड्रन बेसहारा पुनर्वास नीति लागू की गई है। प्रदेश में अनाथ और सड़कों पर बेसहारा घूम रहे बच्चों की शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पुनर्वास नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। अब है नेक्स्ट, लखपति दीदी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो लखपति दीदी का योजना का संबंध हमारे ही राज्य उत्तराखंड से है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 4 नवंबर को उत्तराखंड राज्य में स्वयं सहायता से जुड़ी 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने को लेकर राज्य सरकार ने लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, लखपति दीदी योजना जो कि उत्तराखंड में 4 नवंबर को ही शुरू हुई है। अब आगे देखिए, 2020 से 21 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में बाल लिंगानुपात कितना बताया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 984। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020 से 21 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बाल लिंगानुपात में बेहतर सुधार हुआ है। राज्य में 0 से 5 आयु वर्ग तक के बच्चों का लिंगानुपात 984 आंका गया है, जो पिछले बीते वर्षों से बेहतर। अब पूछा है, हाल ही में पिंडारी ग्लेशियर और डैश ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो दो ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया है इस बार। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? बागेश्वर में है। और इसी के साथ बागची बुग्याल जो है, बागची बुग्याल को चमोली, जो कि चमोली में है बागची बुग्याल, वैसे तो बेदनी बुग्याल भी चमोली में है, लेकिन यहाँ पर बागची बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर और चमोली जिले में बागची बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बागेश्वर में चमोली से आए एडवेंचर फाउंडेशन के प्रशिक्षकों को ट्रैक की शुरुआत बनने पर बधाई दी है। उत्तराखंड सरकार द्वारा
उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 कितने विभूतियों को प्रदान किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट भी लिखी हुई है किन किन को ये पुरस्कार मिलेगा। उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है। सरकार ने 5 अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए 5 विभूतियों को पुरस्कार के लिए चुना है। इसमें 3 को मरणोपरांत पुरस्कार के लिए चयनित किया है। अजीत कुमार डोभाल जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में, प्रसून जोशी को भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष, जनरल बिपिन रावत जी को सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चीफ मरणोपरांत दिया जाएगा। बाकी जो इसका राइट आंसर होगा वो 5 होगा। और अन्य 2 सदस्यों का नाम गिरीश चंद्र तिवारी जो कि साहित्यकार थे, इनको भी मरणोपरांत मिलेगा। स्वर्गीय वीरेन डंगवाल ये पत्रकार थे, इनको भी मरणोपरांत मिलेगा। अब देखिए थोड़ी सी यहाँ पर राष्ट्रीय करंट अफेयर है जिसमें लिखा है प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो राजस्थान का मानगढ़ धाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। मानगढ़ धाम जनजातीय वीर वीरांगनाओं के त्याग, तपस्या और देशभक्ति का प्रतिबिंब है। गोविंद गुरु लाखों आदिवासियों नायक थे। गोविंद गुरु का चिंतन बौद्ध और उनकी ध्वनि के रूप में मानगढ़ धाम में अखंड रूप से प्रतीत हो रहा है। विशेष तथ्य यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वर्तमान समय में। तो आपको सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी याद होने चाहिए। अब है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर था? तो राइट आंसर आपका है लोथल। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर था लोथल। अब देखिए लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर था जो अब गुजरात में स्थित है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थल के निर्माण की भी समीक्षा की है। नेक्स्ट है दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित है? तो राइट आंसर आपका है मध्य प्रदेश में। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड ने प्रदेश के 7वें वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के संगठन की मंजूरी दी है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। इसकी टाइगर रिजर्व बनने के बाद साथ मध्य प्रदेश के देश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य भी हो जाएगा। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। इससे पहले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व थे। दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित नौरादेही और नरसिंहपुर के दुर्गावती अभयारण्य को मिलाकर बनाया जाएगा। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं और 7वां होगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अब देखिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो हैं श्री मंगू भाई पटेल। और ये इनके यहाँ पे 6 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, तो ये है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य किस राज्य द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो राइट आंसर इसका होगा तमिलनाडु द्वारा। तमिलनाडु सरकार द्वारा 12 अक्टूबर को कुडुवुर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य को देश का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया गया है। स्लेंडर लोरिस अर्थात पतला लोरिस भारत और श्रीलंका के मूल निवासी लोरिस की एक प्रजाति है। पतला लोरिस अधिकांश जीवन पेड़ों में बिताते हैं। यह आमतौर पर कीड़े, सरीसृप, पौधों की शूटिंग और फलों का भोजन करते हैं। यह प्रजाति कृषि फसलों में कीटों के जैविक शिकारी के रूप में कार्य करती है और किसानों को लाभान्वित करती है। IUCN के द्वारा इस प्रजाति एंडेंजर्ड कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया है। स्लेंडर लेरिस प्रजाति के तत्काल संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडीगुल जिलों में 11,800 हेक्टेयर वन क्षेत्रों की पहचान अभयारण्य के रूप में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर इसका होगा IIT मद्रास ने। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में 21-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रदान किया है। इस वर्ष यह पुरस्कार IIT मद्रास को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट का कौन सा खंड राष्ट्रपति को सौंपा है? राइट आंसर इसका है 11वां खंड इन्होंने अपने राष्ट्रपति को सौंपा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली राजभाषा समिति की रिपोर्ट का 11वां खंड भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया है। एक ही राजभाषा पर संसद की समिति का गठन 1976 में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा
4 के तहत किया गया है। समिति की पहली रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की गई थी। मछली उत्पादन के मामले में का विश्व में स्थान क्या है? ये है तीसरे स्थान पर। भारत मछली उत्पादन के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश है। नेक्स्ट है 16वां नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर इसका है रोजर बिनी। रोजर बिनी भारत के लिए क्रिकेट खेलने वाले पहले एंग्लो इंडियन खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1983 क्रिकेट विश्व में भाग लिया था। रोजर बिनी ने 1983 क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक विकेट 18 विकेट लेने वाले क्रिकेटर थे। साथ ही 1983 में भारत ने पहली बार विश्व कप भी जीता था और भारतीय क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी के पिता हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने रोजर बिन्नी को 36वां अध्यक्ष नियुक्त किया है। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश, जो कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करवाने वाला पहला राज्य बन गया है। भारत ऐसे देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां एमबीबीएस की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। संसार में रूस, यूक्रेन, जापान, चीन और फिलीपींस जैसे देशों में भी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई होती है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इसका है जस्टिस DY चंद्रचूड़ को। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। हाल ही में जस्टिस DY चंद्रचूड़ को भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 9 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। बता दें कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ के पिता YV चंद्रचूड़ भी 44 साल पहले 16वें चीफ जस्टिस के रूप में कार्य कर लिए थे। वे सबसे ज्यादा समय तक चीफ जस्टिस रहे। भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका होगा ऋतुराज अवस्थी को। उच्च सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को भारत के 22वें विधि आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है। 24 फरवरी 2020 को पर विधि आयोग को अधिसूचित किए जाने के लिए 2 साल से अधिक समय बाद यह नियुक्ति हुई है। राजा अवस्थी ने अक्टूबर 2000 से 21 जुलाई 2022 के दौरान कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। भारत का विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। आयोग एक निश्चित कार्यकाल के लिए स्थापित किया जाता है और कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। भारत सरकार ने 1955 में भारत के तत्कालीन महान्यायवादी श्री NCC तलवार की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना की थी। तो स्थापना भी आपको याद रखनी है 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभियान सुमंगलम चर्चा में था, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान से। अभियान सुमंगलम का संबंध पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान से है। भारत में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु जैसे पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान के लिए देश भर में सुमंगलम अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है PM किसान सम्मेलन 2022 के दौरान प्रधानमंत्री ने किस योजना की शुरुआत की है? प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। अब देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 18 अक्टूबर को प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का राष्ट्रीय एक उर्वरक वन नेशन वन फर्टिलाइजर का शुभारंभ किया। इस योजना की शुरुआत PM किसान सम्मेलन 2022 के दौरान की गई। इससे कंपनियों को एक वीरान नाम भारत के तहत उर्वरक के विवरण में मदद मिल सकती है। अब देखिए, उत्तराखंड से एक करंट अफेयर है। महिला एशिया कप 2022 के फाइनल में किस देश को भारत ने हराकर खिताब जीता? ठीक है, तो ये करंट अफेयर आपकी इंटरनेशनल से है, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, कि महिला एशिया कप 2022 के फाइनल में किस देश को हराकर भारत ने खिताब जीता है? तो यहाँ पर देखिए, राइट आंसर इसका होगा श्रीलंका को हराकर महिला एशिया कप 2022 का फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका की टीम से हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने जीत हासिल की। भारतीय महिला टीम एशिया कप के इतिहास में अब तक 7वीं बार चैंपियनशिप जीत चुकी है। महिला एशिया कप बांग्लादेश की मेजबानी में खेला गया था। अब है नेक्स्ट, COP27 जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक का मेजबान देश कौन सा है? राइट आंसर इसका होगा मिस्र देश में ये बैठक हुई। अब देखिए,
COP27 जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक का आयोजन मिस्र देश में हुआ। इसका सम्मेलन 6 नवंबर से 18 नवंबर तक चलेगा। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी प्रतिनिधि मंडल का निर्माण कर रहे हैं। चीन को पिछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? तो देखिए, चीन को पिछाड़ने के बाद आपका बना है नीदरलैंड सबसे बड़ा निर्यातक देश। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीदर। तो वित्त वर्ष 2012 के बाद से भारत के शीर्ष 10 निर्यात स्थलों की सूची में नीदरलैंड को 2 स्थानों पर ऊपर आ गया है। इस वित्त वर्ष में अगस्त तक 106% की वृद्धि के कारण एक साल पहले $7.5 बिलियन तक वृद्धि हुई। नीदरलैंड और बांग्लादेश से आगे निकलते हुए भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश के रूप में उभरा है। ठीक है, नीदरलैंड बांग्लादेश से आगे निकला है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर इसका है ब्रिटेन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन में एक है। हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी ऋषि सुनक के हाथों में आ गई है। ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार कोई भारतीय मूल का पहला व्यक्ति बना है जो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठा है। ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। ऋषि सुनक का जन्म दक्षिणी बंदरगाह शहर साउथ पेंटन में हुआ था। इनकी माता का नाम उषा सुनक और पिता का नाम यशवीर सुनक है। उषा और यशवीर सुनक पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश ब्रिटेन पहुंचे थे। सुनक के दादाजी का जन्म बेटी शासन वाले पंजाब में हुआ था। वहां से 1930 के दशक में वह पूर्वी अफ्रीका चले गए और वहीं बस गए थे। अब आगे देखिए, किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका में महात्मा गांधी जीवन पर समर्पित एक गांधी संग्रहालय जो कि गांधी म्यूजियम नाम से खोला गया है। और ये कहाँ खोला गया है? अमेरिका में न्यू जर्सी के अटलांटिक शहर में महात्मा गांधी के जीवन और उनके संदेशों को समर्पित एक संग्रहालय महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल ने उद्घाटन किया। इस संग्रहालय को न्यू जर्सी स्थित गांधीशन सोसाइटी ने आदित्य बिरला समूह के साथ मिलकर बनाया है। यह राष्ट्रपिता को समर्पित अमेरिका में पहला संग्रहालय है। हाल ही में सिहान करुणा तिलक ने बुकर पुरस्कार 2022 का खिताब जीता है। वह किस देश से संबंधित है? राइट आंसर इसका होगा श्रीलंका से, क्योंकि जो सिहान करुणा तिलक है उन्होंने जो बुकर पुरस्कार जीता है वह श्रीलंका देश से जीता है। साहित्य के क्षेत्र में ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार श्रीलंका के सिहान करुणा तिलक ने इस वर्ष का बुकर पुरस्कार 2022 का खिताब जीत लिया है। यह पुरस्कार उनके उपन्यास द 7 मूवीज ऑफ मॉली अल्मेडा के लिए मिला है और यह उपन्यास चैट्स विद द डेड के नाम से भी उपलब्ध है। सिहान करुणा तिलक का जन्म 1975 में श्रीलंका के गौल नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने बुकर पुरस्कार का खिताब 47 वर्ष की उम्र में अपने दूसरे उपन्यास में जीता है। उनका पहला उपन्यास चाइनीज मैन द लीजेंड ऑफ प्रदीप मैथ्यू था जो 2010 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए, राइट आंसर इसका होगा कतर। एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 की जो मेजबानी होने वाली है वो कतर देश में होने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए इसकी व्याख्या, जिसमें कि लिखा है एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने घोषणा की है कि एशियन कप फुटबॉल 2023 की मेजबानी कतर करेगा। पहले इसकी मेजबानी चीन को मिली थी, लेकिन कोविड-19 का हवाला देकर उसने अपनी मेजबानी वापस ले ली। इसके अलावा 2027 के लिए भारत और सऊदी अरब को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, तो शॉर्टलिस्ट किया गया है भारत और सऊदी अरब को। तो 2027 में जो भी मेजबानी कर सकता है, इन दो देशों में से कोई एक कर सकता है, भारत और सऊदी अरब में से। तो देखिए, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी छोटी है कल के मुकाबले, क्योंकि करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो कि मैंने इस पार्ट 2 वाली वीडियो में डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और इसी तरह करंट अफेयर में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखें।